हेलो यूपीएससी एस्पिरेंट, और कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अपनी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी कर रहे होंगे और रोज़ कुछ न कुछ नए कीर्तिमान जरूर बना रहे होंगे कि 2023 बहुत नज़दीक है। आज हम लोग बात करने वाले हैं जीएस पेपर 4 की। बस उससे पहले एक ही रिक्वेस्ट है, आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए। रीज़न क्या है, जो यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है ये काफ़ी पेशेंस वाला है। थोड़ा सा पेशेंस रख के चलेंगे तो बेहतर होगा। चीज़ों को अच्छे से सुनिए। इतना कहूँगा कि इसके बाद ये वीडियो पूरा देखने के बाद आपका जो माइंड सेट है ना, जो आपकी सोचने की पद्धति है किस चीज़ को लेके इस जीएस पेपर 4 की, वो पूरी तरह से बदल जाएगी। ठीक है, तो प्लीज़ साथ में रहिए। चलिए शुरू करते हैं। जीएस पेपर 4 को तैयार कैसे करना है, अगले 4 महीने में ऐसी क्या स्ट्रेटेजी हो कि ये पेपर आपकी पूरी तरह से जेब में हो और आप अच्छे नंबर से भी कुछ गेन कर पाएँ। एक चीज़ बताऊंगा, यह पेपर जितना ज़्यादा मार्क्स देने वाला है ना, उतना ज़्यादा आपसे मार्क्स खींचने वाला भी है। क्यों? क्योंकि ये जितना इजी लगता है उतना ही टफ है। कभी कभी लगता है कि नहीं, इथिक्स में हम नंबर खींच सकते हैं, लेकिन विश्वास करिए इतनी छोटी सी कड़ी है ना, अगर आपने इधर की जगह इधर हो गए तो आप समझ लीजिए पूरा पेपर आपका कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा नाइटमेयर बन सकता है। तो ऐसा ना हो, इसके लिए थोड़ी सी बात स्ट्रेटजी पे फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। कुल मिला के मैं 4 बातें बताऊंगा। इन 4 स्टडीज़ के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, अपने जीएस पेपर 4 को इतना मजबूत बना सकते हैं कि आराम से 130 प्लस तो आपके हो सकते हैं। ठीक, उम्मीद है मैं भी इसी पे काम कर रहा हूँ, तो रिजल्ट्स होंगे, क्यों नहीं होंगे। एक बार सुनिए, अगर अच्छा नहीं लगेगा तो आप मुझे बताइएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि नहीं ये तरीका बेहतर नहीं है। लेकिन सुनिए तो पहले, चलिए। अब देखिए उन 4 स्ट्रेटजीज में ऐसा है क्या कि वो 4 तरीके क्या हैं। नंबर 1 मैं ये बात करूँगा, जैसे कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कोचिंग ली होगी, बहुत अच्छे से कोचिंग वोचिंग वगैरह किया है। कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने कोचिंग नहीं की है, या की भी है तो उतना ज़्यादा पेशेंसली नहीं हो पाया और समय निकल गया है। दोबारा इतना टाइम नहीं है कि हम कर पाएँ। तो आज जो मेरा पूरा सेशन है ना, वो बात होगा सिर्फ एक लोग पे जिन्होंने कोचिंग नहीं की है, या जिन्होंने कोचिंग उतना बेहतर ढंग से नहीं कर पाए हैं। मतलब पूरी की पूरी सेल्फ स्टडी। इथिक्स पेपर 4 सेल्फ स्टडी का ही पेपर है। लेकिन क्या कहा जाए कि जाने दिए, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। सेल्फ स्टडी क्यों जीएस पेपर में 4 में क्यों इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि हमारा जो सिलेबस है वो किस टाइप से यूपीएससी ने डिज़ाइन किया है, और क्या ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको हम सम्मिलित करते हुए आगे बढ़ेंगे और आराम से अपने पेपर्स को अचीव कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले ये सिलेबस आपके पास होना ही चाहिए प्रिंट आउट के रूप में। कुल मिला के 8 यूनिट में सिलेबस को बांटा है यूपीएससी ने। शुरुआत की जो 7 यूनिट हैं इस पे इन्होंने टॉपिक्स दे रखे हैं, इन टॉपिक्स से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और जो 8वीं यूनिट है वहाँ पे उन्होंने उसके बारे में जो ऊपर है उसी के टॉपिक्स को उठा के केस स्टडी बनाई जाएगी। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, वो 4 स्टेप क्या हैं। नंबर 1, जो हमारा पहला स्टेप होगा, हम क्या करेंगे, मैं फिर से बताता हूँ, उनके लिए बता रहा हूँ जिन्होंने कोचिंग नहीं किया है। अगर आप कोचिंग करके आए हैं तो वेल एंड गुड, कर भी लिए हैं तो भी थोड़ी सी कोशिश कीजिएगा, इस स्ट्रेटजी को फॉलो कीजिएगा। विश्वास करिए आपकी कोचिंग से बेहतर आपके नोट्स होंगे, और एकदम सटीक टू द पॉइंट और ज़बरदस्त। ठीक, सिर्फ चार चार पॉइंट। नंबर 1, जैसे मान लीजिए आपने पहला यूनिट उठाया, पहला यूनिट में कोई भी पॉइंट उठाया आपने, उसी तरह आपने दूसरा यूनिट उठाया, तीसरा यूनिट, आपने सबसे पहले सिलेबस को 3-4 बार अच्छे से पढ़ना है। ये हमारा पहला स्टेप है। पहले स्टेप में क्या करना है, आपको सिलेबस को 3 से 4 बार सिर्फ सिलेबस को पढ़ना है। एग्जैक्टली होता क्या है ना, इथिक्स में हमें पता ही नहीं होता कि पहली यूनिट में क्या है, दूसरे में क्या है, तीसरे में क्या है। आप खुद सोचिए इस बात से, क्या आपके साथ ऐसा है। अगर ऐसा है तो आप सोचिए, आप यूपीएससी की तैयारी क्यों कर रहे हैं भाई। जीएस पेपर 4 कि आप जो सपने देख रहे हैं क्या वो सच में फॉलो हो पाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, इसको कम से कम 3-4 बार पढ़िए। पढ़ने के बाद क्या करना है, मान लीजिए आपने कोई टॉपिक उठाया, मान लेते हैं कि आपने उठाया कि जो आपके मूल्य हैं उनके पे आपने क्वेश्चन किया, वैल्यूज़ पे। आपको जाना कहाँ है, गूगल पे जाइए, उसके बारे में सर्च कीजिए, बस आगे यूपीएससी लिख दीजिएगा। हिंदी मीडियम के तो हिंदी लिख दीजिएगा, इंग्लिश मीडियम के तो इंग्लिश लिख दीजिएगा। एक जगह से टॉपिक उठाइए, 2-3 पॉइंट अगर मिल जाए अच्छे तो उसको नोट डाउन कीजिए। ऐसे करके 3-4-5 वेबसाइट्स पे जाइए, वहाँ पे आपको क्या करना है, उनके पूरा मटेरियल आपको मिल जाएगा। वैल्यूज़ पे बेसिक वैल्यूज़ हैं, ठीक है, कुछ भी जो भी चीज़ें आपको मिल रही हैं
आप ईमानदारी पे कुछ लिख रहे हैं, आप मानवीय संबंधों पे कुछ लिख रहे हैं, इथिक्स की या नीति शास्त्र की परिभाषा के बारे में कुछ लिख रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, एक पेज का पर टॉपिक पे नोट्स बनाना है। ऐसा अगर आप देखेंगे ना, तो कुल मिला के 40-50 टॉपिक है जिस पे आपको नोट्स बनाने हैं, और कितना, मैक्सिमम एक पेज का। ठीक है, एक वेबसाइट पे मत बनाइएगा, पहले 4-5 वेबसाइट्स को खंगालिएगा, टैब चेंज करते जाइए, कुछ मिला टैब चेंज करते जाइए, हर वेबसाइट से चीज़ें खंगालिए, और जो आपको लगे ये है बेस्ट, उसको आप क्या करिए, लिखिए। पढ़ने से लग जाता है ना यार ये ज़बरदस्त चीज़ है, तो उस ज़बरदस्त चीज़ों को ही उठाना है, कूड़ा नहीं पढ़ेंगे भाई, है ना, उनको उठाइए, उसको सिर्फ अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। कितना कर लिया आपने। अब ये इस टाइप से आपको क्या करना है, हर सेगमेंट को लिखते जाना है। लेकिन लेकिन सुनिए, दूसरा स्टेप, तीसरा, चौथा और पाँच, जो 4 स्टेप है ना हमारे, ये चारों स्टेप पहले स्टेप में ही आपको कंप्लीट करना है। लेकिन पहले में आप क्या करेंगे, उसकी डिफिनेशन वगैरह देख लिया। अब दूसरा स्टेप पे आ जाइए। दूसरे स्टेप पे हम लोग क्या करेंगे ना, उसके डायमेंशंस खोलेंगे। कुल मिला के 5-6 डायमेंशंस पे आपको बात करनी है। नंबर 1, पॉलिटी, क्योंकि आप क्या चलेंगे, आगे चल के प्रशासन संभालेंगे, राज्य व्यवस्था संभालेंगे, तो आपको क्या करना है, जो भी आपने पढ़ा, चाहे ईमानदारी पढ़ा, चाहे बेसिक वैल्यूज़ पढ़ा, चाहे नीति शास्त्र की डिफिनेशंस पढ़ा, या कुछ भी आपने पढ़ा, तो आपको क्या करना है, उसके डायमेंशंस पॉलिटी के अकॉर्डिंग क्या होंगे, इसको करिए, ढूंढिए, मिलेगा। दूसरा क्या करना है, आईआर, इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में, क्या उससे हो सकता है, क्या उससे बेनिफिट्स हो सकता है, उसके बारे में 2 लाइन लिखिए। तीसरा, इन्वायरमेंट पे क्या इशू चल रहा है, उसके बारे में लिखिए। चौथा, सोसाइटी, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, मतलब उस वैल्यूज़ का, जो आपकी ह्यूमन वैल्यूज़ हैं, कुछ भी आप जो पढ़ रहे हैं एथिक्स में, उस पर आपकी सोसाइटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा उस वैल्यूज़ से, उसको लिखिए। चौथा, आपके पर्सनल इंटीग्रिटी पे क्या प्रभाव पड़ेगा। ये 4 पॉइंट, 5 पॉइंट पे आपको लिखना ही लिखना है। नोट आ रहा है, नोट डाउन करते जाइएगा। इतना कर लिया आपने, तो आपने क्या किया, सबसे पहला क्या किया, उस चीज़ को लिखा। मान लीजिए मैंने लिया नीति शास्त्र, मतलब इथिक्स की सिर्फ क्या करना है, हम परिभाषा लिखे। अब इथिक्स की परिभाषा को मुझे पॉलिटी में कैसे यूज करना है, मतलब उससे क्या बेनिफिट मिलेगा मुझे इथिक्स से। दूसरा, आईआर में क्या इफेक्ट मिले, प्रभाव पड़ेगा, या उससे क्या बेनिफिट मिल सकता है, कि मैं अपने नीति शास्त्र को या इथिक्स को कैसे फॉलो करूँगा कि मुझे आईआर में बेनिफिट मिलेगा। दूसरा, मुझे सोसाइटी पे क्या इफेक्ट मिलेगा, मुझे पर्यावरण, मतलब हमारे जो क्या कहते हैं, इन्वायरमेंट पे क्या इफेक्ट आएगा, और लास्टली सोसाइटी होगी, उसके साथ साथ आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, विश्वास करिए एक पेज में आपका ये सब हो जाएगा। ठीक है, आपने ये 2 पॉइंट कर लिए। अब तीसरा स्टेप आइए, उसी में रहेगा, लेकिन तीसरे स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, तीसरे स्टेप में हम लोग कोटेशन और एग्जाम्पल्स ढूंढेंगे उसी पॉइंट ऑफ व्यू पे, कि क्या स्वामी विवेकानंद ने कुछ ऐसा कहा, क्या गांधी ने ऐसा इस पर कुछ बात कही है, क्या अरस्तु ने कुछ बात कही है, अरिस्टोटल ने, ठीक, या किसी भी ऐसा कोई व्यक्ति जो महान व्यक्ति है, क्या उसने इस पॉइंट ऑफ व्यू पे कोई बात कही है। आपने कहा कैसे मिलेगा, गूगल है ना, सब कुछ मिलेगा, करके तो देखिए। हो सकता है जब आप वो चीज़ पढ़ रहे हो ना, तो उसी पे मिल जाए, गांधी ने इसके बारे में ये कहा है, अरस्तु ने ये बात कही है। ठीक है, तो ये आपको करना ही है। और एग्जाम्पल्स क्या करने हैं, सोसाइटी के एग्जाम्पल्स ढूंढिए। एग्जाम्पल पे अभी बहुत अच्छे से बात करूँगा। ठीक है, इतना कर लिया आपने, ये आपका तीसरा स्टेप हो गया। अब चौथा स्टेप, सबसे इंपॉर्टेंट चौथा स्टेप है। चौथे स्टेप में क्या करना है, सेकंड एआरसी की रिपोर्ट, उसके साथ ही कि वैल्यूज़ पे क्या सेकंड एआरसी ने कुछ कहा है, क्या इथिक्स के बारे में सेकंड एआरसी ने कुछ कहा है। ठीक है, आपने ये कर लिया। उसके साथ साथ सेकंड एआरसी के साथ साथ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पे जाइए, क्या कोई एनजीओ, क्या यूनाइटेड नेशन की कोई संस्था, या कोई इंटरनेशनल चार्टर जो आया है उस पॉइंट ऑफ व्यू पे, कि वो चीज़ें हमें करना चाहिए। जैसे करप्शन पे आ जाइए, अब करप्शन के बारे में यूनाइटेड नेशन का चार्टर है, वहाँ से कुछ पॉइंट उठा लीजिए। सेकंड एआरसी की रिपोर्ट से वहाँ पे उठा लीजिए। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस है, उनको उठा लीजिए। ऐसा करके आपका 1-1.5 पेज में एक टॉपिक पे बहुत अच्छे से चीज़ें तैयार हो जाएंगी। अब इसका बेनिफिट क्या मिलेगा मैं ये बताता हूँ। विश्वास करिए मैंने किया है, और आप विश्वास, इस चीज़ को मैं खुद फॉलो कर रहा हूँ यार, तो मुझे लग रहा है कि किसी भी टीचर से बेस्ट है मेरे नोट्स। वो इतने डायमेंशंस को एक बार में कवर नहीं करा पाएगा, क्योंकि होता क्या है ना, टीचर्स की भी एक लिमिटेशंस होती हैं, लेकिन आपकी लिमिटेशन नहीं है। आप अपनी लिमिटेशन को बहुत विस्तार के रूप में तैयार कर सकते हैं। दिस इज़ द यूपीएससी एंड यू हैव टू क्लियर योर सेल्फ। ओके,
कोई नहीं आएगा आपकी मदद करने के लिए, आपको सब पढ़ा के निकल जाएंगे, लेकिन पढ़ना सीखना लर्निंग प्रोसेस आपको ही करना है। यहाँ तक हो गया। अब अगला पॉइंट क्या होगा, आइए इस पर चर्चा करते हैं। तो आपने क्या किया, ये सब चीज़ें चारों स्टेप्स को बहुत अच्छे से फॉलो कर लिया है ना। आपने क्या किया, नंबर 1 आपने सभी एक एक टॉपिक को उठाया, जो भी आपके हैं देखेंगे आप ना, जैसे ये इसमें देखेंगे हर एक टॉपिक का बहुत अच्छे से सॉल्यूशंस दिया मिलेगा आपको गूगल पे, आप करिए बस, है ना। ये आपने कर लिया, आपने हर चीज़ को बहुत अच्छे से नोट डाउन कर लिया, उसके साथ उसके जितने डायमेंशंस हो सकते हैं आपने वो खोल लिए। उसके बाद आपने क्या किया, कोटेशंस जोड़ लिए, उसके बाद एग्जाम्पल्स भी आपको उसी के साथ साथ मिल जाएंगे। उसके बाद आपने क्या किया, सेकेंड ARC यूनाइटेड नेशन की कोई बात, या कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, कोई NGO जिसने उस पर कुछ कहा है, कोई नियम आया है, या सुप्रीम कोर्ट का कोई डिसीजंस आया है, कुछ भी जहाँ पे ऐसी बात कही जा रही है, आपने क्या किया, उन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से उसी में कंपाइल कर लिया है, उसी में कंपाइल कर लिया है। अब बात करते हैं थिंकर के बारे में, या कुछ महान व्यक्तित्व के बारे में, जो क्या है कि यूपीएससी में इम्पॉर्टेंट होता है एथिक्स के पेपर में। आपने क्या किया है, जो एग्जाम्पल और कोड बनाए हैं उससे तो आपको पता ही चल गया कि गांधी जी ने मानव मूल्य पे क्या कहा है, या ईमानदारी पे क्या कहा है, या करप्शन पे क्या कहा है, या समाज के वैल्यूज़ पे क्या कहा है, आपको तो पता है। लेकिन लेकिन गांधीयन के बारे में कुछ और ज़्यादा पढ़ने के लिए आप एक काम करिएगा, गूगल पे जाइएगा, आप सर्च कीजिएगा कि यूपीएससी में टॉप, जो टॉप ऐसे महान विचारक या ऐसे महान लोग ऐसे कौन हैं जिनके बारे में एथिक्स पेपर में पढ़ना है। कुल मिला के 8 से 10 या हो सकता है मैक्सिमम 15 नाम आपको मिल जाएं। अब आपको क्या करना है, उन 15 के बारे में आधे आधे पेज का नोट्स बनाते रहिए। उनके वैल्यूज़ क्या हैं, उनकी इम्पोर्टेंस क्या है, उन्होंने किस चीज़ को लेके चला है, उनका दर्शन क्या है, हर चीज़ आप क्या कर सकते हैं उस आधे पेज में आप नोट कर लीजिए, एकदम शॉर्टकट छोटा छोटा करके। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखना कि पता चला, अब पता चला कि विवेकानंद और गांधी के बारे में आपने 3-3 4-4 पेज के नोट्स बना लिए, सब कोई मतलब नहीं है यार, कोई मतलब नहीं है। आधे पेज से बड़ा नोट्स हो ही ना आपका, बार बार उसी को पढ़ना है, और आप भी एग्जाम्पल इतने लेके बैठे हो पहले से ही, है ना। आपका ये पूरा डायमेंशन कंप्लीट हुआ। इससे क्या होगा ना, आपकी जो 7 यूनिट हैं वो इतने ज़बरदस्त तरीके से तैयार होंगी कि उसमें आपको अलग से कुछ ढूंढना नहीं पड़ेगा। हाँ, करंट अफेयर में कोई मुद्दा चल रहा है उससे रिलेटेड, तो वहाँ से एग्जाम्पल आप अलग से निकाल सकते हैं, लेकिन उसी एक पेज में ही लिखेंगे जो आपका उस इस पेज के लिए स्पेशली होगा। तो एक काम करिएगा, इसके लिए कोई कॉपी ना बनाइएगा, A4 सीट सबसे अच्छी होती है। A4 सीट लीजिए, उस पर लिखिए, अगर एडिशनल ज़रूरत पड़ती है तो आप क्या करते हैं, उसी में एक और लगा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके आप करिए, और एक फाइल बना लीजिए, उसमें पिंच करते जाइए। बेसिक सा सबसे बढ़िया तरीका एथिक्स को पढ़ने का ये है। अब हम लोग बात करेंगे ना उसके केस स्टडी को कैसे हैंडल किया जाए। अभी केस स्टडी छूना भी नहीं है अगले 3 महीने तक। 3 महीने में क्या करना है, आपको सिर्फ अपनी इन सब टॉपिक्स को कंप्लीट करना है। बीच बीच में समय निकले तो आप लोग क्या करना है, यूपीएससी के क्वेश्चन उठा के उस पॉइंट ऑफ व्यू पे कुछ लिखने की कोशिश करनी है। हफ्ते में 10 दिन में जब भी मौका मिले एक क्वेश्चन लिखते रहिए। ठीक है, अगर रोज़ कर पा रहे हैं तो वेल एंड गुड है, नहीं कर पा रहे हैं तो हफ्ते में 2-3 क्वेश्चन तो लिखिए ही लिखिए। ये हो गया आपका। अब आपको क्या करना है, जब 3 महीने आप रम जाएंगे ना इसमें, तो आप देखेंगे आपका लगभग लगभग सिलेबस कंप्लीट हो रहा है। फिर जाइएगा आप केस स्टडी पे। तो केस स्टडी को सॉल्व करना सीखना कैसे है, उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है PYQ, मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। आप उसके लिए सॉल्व पेपर खरीद लीजिए, किसी भी का ले लीजिए, जो भी आपको लगे कि ये बेस्ट है मार्केट में, वो आपको पता ही होगा, आप उसको ले लीजिए। लेने के बाद आप क्या करेंगे, उसका देखिए उन्होंने कैसे कैसे टॉपिक्स को खोला है और कैसे कैसे सॉल्व किया है। तो आप ये देखेंगे ना, जो आप अभी तक पढ़ के आए हो सब कुछ वही है, बस वहाँ पे क्या है, आपका जो दिमाग है वो थिंकर के हिसाब से चलने लगेगा कि अच्छा ऐसा हो रहा है तो ये करूँगा, ऐसा हो रहा है तो ये करूँगा। क्योंकि मुझे पता है ना, अब मैंने काफ़ी चीज़ें पढ़ ली हैं, मुझे पता है इंटीग्रिटी क्या होती है, मुझे पता है करप्शन पे कैसे डील करना है, मुझे पता है कि वैल्यूज़ क्या हैं, मुझे पता है कि इथिक्स में किस डायमेंशन से आगे बढ़ना होता है ना। मुझे पता है कि मेरी इमोशनल इंटेलिजेंस कैसे है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए आपने क्या किया, कोई क्वेश्चन आया इमोशनल इंटेलिजेंस को लेके, तो मैंने क्या बोला, इमोशनल इंटेलिजेंस आपके राज्य व्यवस्था मतलब पॉलिटी में कैसे काम करेगा, इंटरनेशनल रिलेशन आप अगर आप किसी से बना रहे हैं तो उस पर कैसे प्रभाव करेगा,
सोसाइटी पे क्या इफ़ेक्ट डाल सकता है, आपके पर्सनल इफ़ेक्ट पे क्या डाल सकता है, क्या आपका इमोशन इतना इंटेलिजेंट है कि आप पर्यावरण के लिए सोच पा रहे हैं कि नहीं सोच पा रहे हैं। यही तो इंटेलिजेंट इमोशनल इंटेलिजेंस हुआ ना, कि आप इमोशनली होते हुए भी अपने दिमाग को कितना इंटेलिजेंट तरीके से उपयोग कर पाते हैं। दिस इज कॉल्ड इमोशनल इंटेलिजेंस। अब यही चीज़ें आपको सीखनी है, उसी को प्रैक्टिकल वे में करना है। ठीक है, तो आपकी केस स्टडी आराम से धीरे धीरे रोज डेली एक दो करते रहिए। अगले चौथे महीने में आप क्या करेंगे, अगर वैसे एग्ज़ाम में 6 आती है ना, 6, तो अगर आपने पिछले 10 साल के भी पेपर उठा लिए, 10 साल तो 2013 से आ रहा है शायद, या 14 से, तो आप देख लेंगे तो 6 साल का आपको मिल जाएगा। तो कुल मिला के आपके पास ठीक ठाक केस स्टडी हो जाएगी। तो अगर आप हर एक केस स्टडी को पढ़ेंगे एक महीने के अंदर, तो मुझे नहीं लगता कि कुछ बचेगा आपको, है ना। ऑलरेडी कोर्स कंप्लीट ही है, बस लिखना है। आंसर राइटिंग में कुछ बातें ध्यान रखना है। जब भी आप आंसर राइटिंग करेंगे तो क्या करेंगे, आपके पास ना जो इंट्रो होगा और जो आपका कंक्लूजन होगा वो हो सकता है थोड़ा आइडियोलॉजिस्टिक हो। आइडियोलॉजिस्टिक मतलब किताबी लैंग्वेज जिसे आप कह सकते हैं कि आइडियोलॉजी चल रही है, एक आदर्श उत्तर लिखने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन जो बीच का हिस्सा होगा ना, वहाँ कोशिश करिएगा कि आप प्रैक्टिकल रहिए, आप जेन्युइन रहिए, आप सोसाइटी से जुड़े हुए रहिए। जितनी नींव आपकी सोसाइटी से मिली रहेगी ना, उतना यूपीएससी आपको अच्छा नंबर देगा। अगर आपने ये कोशिश की कि आपने बीच में भी एकदम थ्योरी लिखा, ज़बरदस्त किताबी या बुकिश लैंग्वेज लिखने की कोशिश की, तो हो सकता है आपका नंबर बहुत कम आए। रीज़न क्या होता है ना, इथिक्स क्या होता है, वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, टोटली प्रैक्टिकल ही फॉलो करना है। हाँ, कंक्लूजन लिख रहे हो तो आपने क्या किया, किसी थिंकर की बात लिख के ख़त्म कर दी बात। इंट्रोडक्शन लिख रहे हो तो किसी थिंकर की बात लिख के शुरू कर दिया कि उन्होंने इसके बारे में ये कहा है, ऐसा ऐसा है। लेकिन मेन बॉडी में क्या करना है, बी प्रैक्टिकल। कोशिश करिए ना, अगर 5 एग्जाम्पल आपको याद हो रहे हैं तो 2 अपनी आसपास सोसाइटी से याद कर लो। आपके मोहल्ले में होंगे ना कुछ लोग, कुछ जो बेहतर कर रहे होंगे, मोहल्ले में नहीं होंगे तो आपके यार माता पिता कुछ तो होंगे जो ज़िंदगी में आपको ही कुछ अच्छा सिखाए हों। तो आप उसके बारे में भी लिख सकते हैं कि यार मेरी माँ ने मुझे जो सिखाया उससे मैं आज इतनी बेहतर हूँ, या मैं उसकी लर्निंग प्रोसेस से आज मैं इन सब चीज़ों को बहुत बेहतर ढंग से समझ सकती हूँ। आप एग्जाम्पल ढूंढिएगा, मिलेंगे। तो इससे पता चलेगा कि आप सच में जेन्युइन हैं, आप समाज से उठ के आए हैं और आपको चीज़ें रियलिटी पता है, ना कि आपको किताबी लैंग्वेज पता है। इथिक्स का यही मूलभूत सिद्धांत है जो हमें फॉलो करना है। तो प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर लीजिए और चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए, ठीक है। प्लीज़ सब्सक्राइब। और एक बात और कहूँगा, टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए। और भी कोई समस्या आती है यार, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में दे रखा है, उसको भी आप क्या कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं। जितनी मदद होगी आपकी मैं करूँगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट आपकी इथिक्स के लिए। उम्मीद है अगले 4 महीने में आपका इथिक्स का जो मैंने बताया, अगर आपने इतना सच्चे दिल से कर लिया तो आप विश्वास करिए, ना किसी टीचर की ज़रूरत पड़ेगी, ना किसी किताब की। वो किताब लेना भी मत, मैं कह रहा हूँ किताब लेना ही नहीं है इथिक्स की, कोई मतलब नहीं बुक का, ठीक है। इतना कर लीजिए बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ, और जितना मैंने बताया ये करिए, आपका रिज़ल्ट ज़बरदस्त होगा, ज़बरदस्त। चलिए, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। फिर अगले सेशन में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।